हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए एक नया एक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। उस एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। ये एक्ट का नाम है। हिंदी में बात की जाए तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 ये एक्ट का नाम रहा। अब ये एक्ट आता कहां है? ये आपको राजस्थान जुडिशरी और राजस्थान एपीओ में देखने को मिलेगा। मैं राजस्थान जुडिशरी और एपीओ दोनों की क्लास ले रहा हूं, तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये रहा एक्ट का नाम, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या हम कहें प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर जो भी स्टूडेंट सीआरपीसी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये एक्ट अच्छे से इसको समझ में आएगा। खासकर सीआरपीसी का सेक्शन 360 जिसने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो प्लीज जाके सीआरपीसी का सेक्शन 360 जरूर एक बार पढ़िएगा। देखिए इस एक्ट को क्यों लाया गया, विधि की क्या मंशा थी इस एक्ट को लाने के पीछे, आप ये समझिएगा। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध घटित होता है, देखिए अपराध जो घटित हो रहा है ऐसा नहीं है कि कोई शिशु मां के गर्भ से ही वो अपराध घटित करने के लिए पैदा हुआ है। भाई वो समय काल परिस्थितियां ही उसे अपराध घटित करने पर मजबूर करती है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कोई अपराध घटित कर दिया जाता है और बाद में कोई पछतावा होता है या ये उसे यह एहसास होता है कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य कर दिया गया है और वह सुधरना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सुधरने में मदद करना ही इस एक्ट का उद्देश्य है। क्लियर? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया और अपराध के चलते फर्स्ट अपराध, आप ध्यान रखिएगा, जो अपराध वो कर रहे हैं वो पहली बार उन्होंने अपराध किया है अपने लाइफ में और उन्हें लग रहा है कि मैंने भाई गलत काम कर दिया है, मैं सुधरना चाहता हूं, तो उनके सुधरने में ये एक्ट जो है उनकी मदद करता है। कैसे मदद करता है अभी आप ये चीजों को यहां पर समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि हर अपराध में ये मदद करेगा। नहीं, जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं जैसे हत्या कारित कर दिया है, रेप हो गया है, इन सब मामलों में आपको छूट नहीं मिलेगी कि कोई भी अपराध आपने कर दिया उन सभी मामलों में छूट प्रदान कर दी गई। नहीं, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो कम गंभीर वाले होते हैं, उन्हीं मामलों में ही इस एक्ट की मदद ली जा सकती है। कहां ली जाएगी? जब हम लोग आगे सेक्शन पढ़ेंगे तो वह उस सेक्शन में हम लोग उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने बताया क्या नाम है, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 ये नाम रखा गया है। यहां दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक प्रोहिबिशन और दूसरा ऑफेंडर्स। तो हम इन दोनों शब्दों का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा एक्ट पढ़ना ये मगर आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम इससे समझ लेते हैं। देखिए यहां पे क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिशन ये ऐसे हम कर सकते हैं, प्रोहिबिशन मतलब परिवीक्षा होता है, ठीक है। और ऑफेंडर्स मतलब क्या होता है, ये अपराधी होता है, हम यही लिख देते हैं अपराधी, ठीक है, अपराधी। इसको हम ऐसे कर लें। तो प्रोहिबिशन मींस परिवीक्षा और ऑफेंडर मतलब अपराधी। देखिए यहां समझते हैं हम परिवीक्षा क्या होता है या प्रोहिबिशन क्या होता है। देखिए जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराधी को जब दोषसिद्ध कर दिया जाता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे सुधरने के लिए या समाज में प्रशांति कायम रखने के लिए उसे शर्त सहित उसको रिहा किया जाता है। और वह किसके अंडर में रहता है, किसके देखरेख में रहता है, तो वह होता है परिवीक्षा अधिकारी। तो यूं कहें कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसे दोषसिद्ध कर दिया गया है और उसे जेल भेजने के बजाय उसे प्रशांति कायम रखने के लिए शर्त सहित रिहा कर देना ही क्या कहलाता है,
परिवीक्षा कहलाता है, प्रोबेशन कहलाता है। अब ये जो प्रोबेशन होता है या जो प्रोबेशन काल होता है या प्रोबेशन समय होता है वो अधिकतम 3 साल का होता है। और ये किसके अंडर में होता है? ये प्रोबेशन अधिकारी की देख रेख में होता है कि जो व्यक्ति रिहा किया गया है, प्रोबेशन पर छोड़ा जा रहा है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो आचरण है वो ठीक ढंग से रहे। इसीलिए या हम कहें उसे सुधरने के लिए ही उसे प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है। क्लियर बात समझ में आई कि प्रोबेशन होता क्या है? तो सीधी सी बात आप ये जानते रहिए, प्रोबेशन का मतलब है कि किसी व्यक्ति को छोड़ देना शर्त सहित कि भैया तुम जाओ और समाज में सदाचारी बने रहो, शांति कायम रखे रहो। ऐसा नहीं है कि फिर लड़ाई मार झगड़ा आप करते रहिए। जैसे हम हर घर में एक छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए वो छोटा बच्चा कैसा है? वो शैतान बच्चा है और वो दिन भर मोबाइल चलाता है, न खाने का होश है उसे, न पढ़ने का होश है, कुछ नहीं। और उसे जो फादर मदर हैं उसके, वो ये कहते हैं कि भैया तुम अगर टाइम से नहीं पढ़ोगे, टाइम से नहीं उठोगे, टाइम से नहीं खाना खाओगे तो हम तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे, ले लेंगे और तुमको नहीं देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये शर्त लगा रहे हैं कि भैया तुम पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुमसे ये छीन लिया जाएगा मोबाइल। ठीक इसी तरह यहां भी ऐसा होता है कि जब प्रोबेशन पर कोई व्यक्ति छोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, जेल में नहीं भेजा जाता बल्कि उसे शर्त पे, बॉन्ड पे छोड़ा जाता है और उससे कहा जाता है कि आप समाज में प्रशांति बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर लड़ाई मार झगड़ा आप कर लेंगे। आपको छोड़ा गया है तो शांति बनाए रखने के लिए छोड़ा गया है, आपको सुधरने के लिए छोड़ा गया है, न कि लड़ाई मार झगड़ा फिर दोबारा आपको करने के लिए छोड़ा गया है। तो यदि आपको छोड़ा जा रहा है, बॉर्ड पर छोड़ा जा रहा है, तो आप क्या रखेंगे? शांति बनाए रखेंगे। यदि आप दोबारा वही काम करते हैं, लड़ाई मार झगड़ा करते हैं, तो आपको उठाकर फिर आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है? ठीक यही लड़के वाली बात यहां पर है कि लड़के से मोबाइल लिया गया कि किस लिए? कि भैया तुम टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे पढ़ो, टाइम पे उठो, इसलिए उससे मोबाइल ले लिया गया और ये कह के लिया गया कि नहीं उठोगे, नहीं पढ़ोगे कायदे से तो मोबाइल तुम्हारा रख लिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो वो डर के मारे क्या करता है? वो पढ़ता लिखता है, समय समय पे अपना थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लेता है। तो ठीक इसी तरह ये भी आपका परिवीक्षा होता है या कहें परिवीक्षा काल होता है कि परिवीक्षा काल में जो व्यक्ति छोड़ा जाता है उसका आचरण सही ढंग से बना रहे, इसीलिए उसको शर्त सहित उस पर छोड़ा जाता है, बॉन्ड पर छोड़ा जाता है। ठीक? क्लियर समझ में आई बात कि परिवीक्षा क्या होती है? अब हम बात करते हैं ऑफेंडर्स क्या होता है। ये हो गई बात किसकी? प्रोबेशन की। अब हम ऑफेंडर्स की बात करते हैं। ऑफेंडर्स मतलब होता है अपराधी, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है वही क्या कहलाता है? अपराधी। परिवीक्षा में किसको छोड़ा जाता है? इन्हीं को छोड़ा जाता है जो ऑफेंडर्स हैं, जो अपराधी, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्हें दोष सिद्ध किया गया है, तो उन्हीं को क्या किया जाता है? प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है। तो ऑफेंडर कौन होगा? जो व्यक्ति अपराध किया है उसी को क्या कहा जाता है? ऑफेंडर्स कहा जाता है, अपराधी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अपराधी से आप घृणा न करें बल्कि अपराध से घृणा करें। इसीलिए हमने देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिखा है। ये महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, घृणा अपराधी से नहीं बल्कि अपराध से की जानी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है। जब आप मेंस लिखेंगे तो ये लाइन आप वहां पर रख सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप प्रोबेशन में ही ये लाइन लिख सकते हैं। कोई भी आप चीजें लिख रहे हैं, जैसे सीआरपीसी लिख रहे हैं या क्रिमिनल से संबंधित कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो आप ये लाइन वहां पर लिख सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है? अब समझते हैं हम लोग कि जो ये एक्ट है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, प्रोबेशन एक्ट जो है, ये किसके समकक्ष है? सीआरपीसी के सेक्शन 360 के ये समकक्ष है। ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 360 में हमें बताया गया है सीआरपीसी के, वही चीज यहां भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहां यह एक्ट लागू होगा, कौन सा एक्ट? ये प्रोबेशन एक्ट, वहां सीआरपीसी का सेक्शन 360 लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। 360 में आपको दो चीजें मिलेंगी। कौन सी दो चीजें? एक मिलेगा भत्सना करके, ठीक है, भत्सना, और दूसरा मिलेगा परिवीक्षा। दो शब्द मिलेंगे आपको।
और यही दो शब्द आपको यहां भी पढ़ने हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि भर्त्सना क्या है और परिवीक्षा क्या है। परिवीक्षा हमने बता ही दिया, भर्त्सना भी बताऊंगा, और दोनों में अंतर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लाइन यहां पे बताई जा रही है कि प्रोबेशन का फायदा हमेशा आफ्टर कन्विक्शन, ध्यान रखिएगा, आफ्टर कन्विक्शन एंड बिफोर पनिशमेंट मिलता है। ध्यान रखिए, प्रोबेशन का फायदा कब मिलेगा? जब कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है और उसे दोषसिद्ध कर दिया गया है और निर्णय अभी सुनाया नहीं गया है, निर्णय लेने के पहले ही उसे क्या किया जाता है? प्रोबेशन पर रिहा किया जाता है। तो प्रोबेशन का फायदा कब मिलेगा? जब उसे दोषसिद्ध कर दिया जाएगा और पनिशमेंट देने से पहले ही उसे प्रोबेशन दिया जाएगा, प्रोबेशन का फायदा दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रोबेशन का फायदा देना है तो उस व्यक्ति को दोषसिद्ध करना पड़ेगा। वो दोषसिद्ध होगा तभी उसे प्रोबेशन का फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है आप लोगों के लिए, ये ध्यान से समझिएगा। यहां पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है। ये क्या किया? इसने अपराध किया। अब चूंकि अपराध कर दिया है तो अब जो मामला है न्यायालय के समक्ष कैसे पहुंचेगा? या तो वो पुलिस रिपोर्ट के द्वारा पहुंच सकता है, या तो कंप्लेंट के माध्यम से पहुंच सकता है, या न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकता है। इन माध्यम से न्यायालय तक वो मामला पहुंचेगा। ठीक है। अब न्यायालय ने क्या किया? संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के पश्चात उन्हें लगता है कि हाँ मामला बन रहा है, तो अब क्या हुआ? चालू हुआ ट्रायल। अब ट्रायल के दौरान अब उसे क्या किया गया? दोषसिद्ध किया गया। किसे? इनको, ये महाराज जी, ये ए नाम के जो व्यक्ति हैं, इनको दोषसिद्ध किया गया। अब दोषसिद्ध करने के पश्चात लास्ट आता है निर्णय सुनाना। ठीक है। अब निर्णय के दौरान कोर्ट के पास 3 पावर है। कौन कौन सी पावर है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो अपराधी है, अपराध किया इसने, न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया, ट्रायल चला, और ट्रायल का मेन उद्देश्य क्या है? चाहे दोष सिद्धि चाहे दोष मुक्ति। ठीक है। यदि इस ट्रायल के बाद कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया, तब न तो पर्याप्त परिवीक्षा की जरूरत है, न प्रोबेशन की जरूरत है, न सीआरपीसी के सेक्शन 360 की जरूरत है। यदि उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जा रहा है तब दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। कौन दोनों? न तो प्रोबेशन की आवश्यकता होती है, अर्थात न तो इस एक्ट की जरूरत पड़ती है, न ही सीआरपीसी के सेक्शन 360 की जरूरत पड़ती है। कब जरूरत नहीं पड़ती? जब उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जब दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब जाके ये आपके फीचर्स में आते हैं, हाईलाइट में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा गया आफ्टर कन्विक्शन। ठीक है। तो दोष सिद्ध कर दिया गया। दोष सिद्ध करने के बाद न्यायालय क्या करेगा? निर्णय सुनाएगा। जब निर्णय सुनाएगा तो उसके पास 3 रास्ते हैं, 3 विकल्प मौजूद हैं। 3 में क्या क्या है? एक, एडमोनिशन करना जिसे हम कहते हैं भर्त्सना, दूसरा प्रोबेशन जिसे हम कहते हैं परिवीक्षा, और तीसरा सेंटेंस देना अर्थात दंड देना। ये 3 विकल्प न्यायालय के पास मौजूद हैं। ठीक है। ये जो 2 विकल्प आप देख रहे हैं, भर्त्सना या हम कहें एडमोनिशन और प्रोबेशन, ये दोनों ही चीजें हमें इस एक्ट के अंतर्गत पढ़नी है, हमें ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। हमें 2 ही चीजों पे गौर देना है। पहला एडमोनिशन मतलब भर्त्सना जिसे हम सेक्शन 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे, और प्रोबेशन परिवीक्षा जिसे हम सेक्शन 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे, कि कब कोई व्यक्ति भर्त्सना पर रिहा किया जा सकता है, कब कोई व्यक्ति परिवीक्षा पर रिहा किया जा सकता है। अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि भर्त्सना क्या होता है, परिवीक्षा क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, आप यहीं पर समझ लीजिए। परिवीक्षा हमने आपको बताया कि क्या होता है परिवीक्षा, कि कोई व्यक्ति अपराध किया, उसे जेल में न भेजने के बजाय बल्कि उसको शर्त सहित या बॉन्ड पर छोड़ देना ही क्या कहलाता है? परिवीक्षा कहलाता है। क्लियर? भर्त्सना क्या होता है? भर्त्सना या हम कहें एडमोनिशन क्या होता है? यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया और उसे चेतावनी देकर छोड़ देना ही क्या कहलाता है? भर्त्सना कहलाता है।
यहां कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं भरवाया जाता, कोई शर्त नहीं दिया जाता, ठीक है। यहां पे सिर्फ चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में तुम अब ऐसा काम नहीं करोगे, जाओ आज हम तुम्हें छोड़ते हैं, रिहा करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा आया, बदमाशी किया और आपने क्या कहा कि भाई अब दोबारा नहीं ऐसा होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहा था, उसकी बॉल आ गई आपके घर में, शीशा टूट गया या जो भी कुछ हो गया, तो अब आप क्या कहेंगे कि अब दोबारा आप लोग यहां क्रिकेट नहीं खेलोगे। आप चेतावनी देकर उसको छोड़ देते हैं, उसको बॉल दे देते हैं। ठीक इसी तरह यहां भी ये चीजें हैं वर्तना में कि यहां पे क्या होता है कि यहां भी चेतावनी देकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। कोई भी बॉन्ड नहीं भरवाया जाता, कोई शर्त निरूपित नहीं की जाती है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। क्लियर? तो भर्त्सना और परिवीक्षा में जो अंतर है आप ये समझ चुके होंगे। यहां पे क्या है, बॉन्ड भरवाया जाता है, यहां परिवीक्षा अधिकारी की निगाह में आप रहते हैं। परिवीक्षा के अंतर्गत यहां किसी के अंडर में नहीं रहते, यहां सिर्फ चेतावनी देकर आपको छोड़ दी जाती है। क्लियर? ये बात सेक्शन 3-4 जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो ये और चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। सेंटेंस देना क्या होगा, यहां पे दंड दिया जाता है, तो यहां हमें इस चीज को नहीं पढ़ना, हमें दो ही चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। अब देखिए ये जो परिवीक्षा अधिनियम है, प्रोबेशन एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है ये ध्यान से समझिए। ये आप मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्देश्य बताइए इसका क्या है, तो उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य क्या है, प्रथम बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को भर्त्सना पर छोड़ देना। अब जब जब ये चीजें वर्ड आएगा भर्त्सना, ये आप समझ चुके होंगे ये आखिर है क्या। इसका मतलब होता है कि खाली चेतावनी देकर या आगाह कर कर उस व्यक्ति को छोड़ देना ही क्या कहलाता है, भर्त्सना कहलाता है। तो यहां पे क्या कहा जाए, प्रथम बार अपराध करने वाले, जो पहली बार किसी ने अपराध किया है उसे सिर्फ आप चेतावनी देकर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये मेन उद्देश्य इसका। दूसरा, अपराधियों के आचरण में सुधार लाने के लिए उन्हें पर्यवेक्षण में रखना है, मतलब वो सुधर जाएं इसलिए उन्हें प्रोबेशन पर छोड़ा जा रहा है। ध्यान रखिएगा यहां भर्त्सना है, यहां पर्यवेक्षण मतलब वही परिवीक्षा पर उसे छोड़ना। किसी के अंडर में रहते हुए, वो होता है परिवीक्षा अधिकारी, उसी के अंडर में रहते हुए उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है, शर्त सहित छोड़ा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड भरवा के छोड़ा जाता है। वो बॉन्ड प्रतिभूत सहित हो सकता है या प्रतिभूत रहित हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किस लिए छोड़ा जा रहा है व्यक्ति, कि उसके आचरण में सुधार हो सके इसलिए उसे छोड़ा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किशोर अपराधियों को कारागृह के कुख्यात अपराधियों की संगति से बचाना है। ये क्या है, आप देखिए जो प्रोबेशन दिया जा रहा है ये लगभग 21 साल से नीचे वाले व्यक्तियों को ये प्रोबेशन का फायदा मिलता है। अब यहां आपने देखा होगा कि यहां जेल में नहीं भेजा जा रहा है। जेल में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जेल में इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि मान लीजिए कि पहली बार किसी ने अपराध किया है और उसे कुख्यात अपराधी के समकक्ष भेज दिया गया, उसके साथ रहने के लिए भेज दिया गया, तब तो सुधरने की बजाय और वो गड़बड़ हो जाएगा, उसी के ढर्रे पे चलना शुरू हो जाएगा। अगर उसने हत्या करके आया है, जो कुख्यात अपराधी है, या रेप करके आया है वो व्यक्ति, तब तो वो उसी का गुण वो सीखेगा। जैसे कहते नहीं है खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वो हाल उसमें हो जाएगा। तो जैसे वो कल्चर रहेगा, वहां का माहौल रहेगा, उसका असर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो पहली बार अपराध करके आया है। इसीलिए उस व्यक्ति को जेल में न भेज के उसे परिवीक्षा पीरियड पर उसे छोड़ दिया जाता है, या तो उसे भर्त्सना पर छोड़ दिया जाता है या तो उसे पर्यवेक्षण के अंतर्गत छोड़ा जाता है, परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। दो स्थिति में इस एक्ट पर छोड़ा जाता है, एक तो भर्त्सना हो गया, दूसरा परिवीक्षा हो गया। भर्त्सना क्या है, मैंने आपको बताया कि चेतावनी देकर उसे छोड़ देना, और परिवीक्षा क्या है, परिवीक्षा में उसे शर्त सहित लगा के आप उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। प्रोबेशन अधिकारी के अंडर में रहते हुए उसे छोड़ा जाता है। क्लियर? अब आप समझ चुके होंगे उसे कुख्यात अपराधियों की संगति से बचाना क्यों हो, क्यों इसे जेल में नहीं भेजा जाता, मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जैसे हम ये नहीं कहा जाता कि भाई अगर आप अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे आचरण को एक्सेप्ट करेंगे, यदि आप गलत संगति में रहते हैं तो वो गलत आचरण आप पर हावी हो जाता है। तो ठीक यही चीज यहां पे फॉलो की जाती है कि जो कुख्यात अपराधी हैं उनसे इन व्यक्तियों को बचाना होता है, जो पहली बार अपराध करके आए हैं, जो ये नहीं कहा जेल में जा रहे हैं, सुधर उधर नहीं जाते बल्कि और कुख्यात हो जाते हैं सब।
क्योंकि भाई जो सुधरने वाले हैं क्या जेल में जो बैठे हुए हैं, भाई वो भी तो अपराधी हैं, तो वो वही चीज सीखेंगे। तो इसीलिए इनको जेल में ना भेज के समाज में भेजा जाता है कि भाई जाइए, आप पहली बार अपराध किए हैं तो आपको प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है कि आप अपना आचरण ठीक ढंग से बनाए रखेंगे। ठीक है, यही चीज यहां पर है। तो मेन उद्देश्य आपके ये चीजें हैं। ये चीज आप मेंस में भी लिख सकते हैं, मेंस का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बताइए इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य होगा, ये चीजें आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं अपने मेन एक्ट पे, जिसे हमने लिखा है पीओए, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का, ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है पीओए। अब इसमें हम देखते हैं धाराएं अधिनियम संख्या भारत में लागू कब है और यह राजस्थान में कब लागू हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें धाराएं कितनी हैं, टोटल 19 आपके सेक्शंस बताए गए हैं। अधिनियम संख्या क्या है, 20 है। ध्यान रखिएगा, अब यहां ध्यान रखिए ये 19 आपके सेक्शन हो गए, अधिनियम संख्या 20 हो गई। 19 के बाद क्या है आता है गिनती, 20 आता है। तो यहां ध्यान रखिएगा धाराओं पूछा जाए पूरा तो 19, अधिनियम संख्या पूछा जाए तो 20 है, 20 है। और भारत में कब लागू हुआ है, तो 16 मई 1958 को भारत में यह एक्ट लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा भारत में लागू जब पूछा जाएगा तो 16 मई 1958 है, और राजस्थान में लागू कब हुआ है तो यह पूछा जाएगा तो 1 अक्टूबर 1962 है, राजस्थान में लागू हुआ है। हर स्टेट में अलग अलग दिन पे यह लागू होता है। तो राजस्थान में पूछा जाएगा तो 1 अक्टूबर 1962 को यह एक्ट लागू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल सेक्शन तो इसमें 19 है, लेकिन कोई भी चैप्टर नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए प्रोविशन एक्ट में कुल चैप्टर कितने हैं, 5 है, 6 है, 8 है, कोई भी चैप्टर नहीं है। तो क्या ऑप्शन आप सही मार के आएंगे, कोई भी चैप्टर इसमें नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। खाली सेक्शन का जिक्र किया गया है, चैप्टर का जिक्र नहीं किया गया। आते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 3 चीजें बताई गई हैं। क्या क्या, संक्षिप्त नाम बताया गया है। क्या नाम है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, ये इसका नाम है। विस्तार संपूर्ण भारत पर है, इसका विस्तार है। एंड लागू कब हुआ, किसी राज्य में उस तारीख को प्रयुक्त जब राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगा, उस दिन वो लागू होगा। हर राज्य में हमने बताया कि अलग अलग डेट होगी और वो राज्य सरकार तय करेगा कि कब उसे लागू किया जाए। क्लियर बात, तो ये सेक्शन 1 रहा। आगे चलते हम लोग। अब देखिए इसमें हम लोग सेक्शन 1 के बाद अब नया चीज इसमें यह पढ़ते हैं कि जो ये परिवीक्षा अधिनियम है, जो ये एक्ट है, कहां लागू होगा, कहां लागू नहीं होगा, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। लागू होगा, हमने सेक्शन 1 पढ़ लिया कि कहां लागू होगा। सेक्शन 1 बताता है कि संपूर्ण भारत में लागू होगा। अब कहां लागू नहीं होगा, हमें 2 सेक्शन पढ़ने होते हैं, सेक्शन 18 और सेक्शन 19 पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 19 देख लेते हैं। सेक्शन 19 यह कहता है कि जहां सेक्शन 565 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होगा वहां यह एक्ट लागू नहीं होगा। अब आप देख रहे होंगे 562 कौन सा सीआरपीसी में सेक्शन आ गया, तो ध्यान रखिएगा ये जो 562 सीआरपीसी कहा जा रहा है ये आज के समय की सीआरपीसी नहीं है, 1973 वाली सीआरपीसी नहीं है, बल्कि इससे पहले जो सीआरपीसी चली आ रही थी उस सेक्शन का जिक्र यहां पे किया गया है। तो इस 562 का मतलब क्या है, 1973 की जो सीआरपीसी है उसमें कौन सा सेक्शन का जिक्र किया गया है, सेक्शन 360 का जिक्र किया गया है। यहां 562 का मतलब क्या है, 360 ऑफ सीआरपीसी 1973, उसकी बात की जा रही है कि जहां 360 सीआरपीसी लागू होगा वहां यह एक्ट जो प्रोबेशन एक्ट है ये लागू नहीं होगा। क्लियर बात, सेक्शन 19 ये बात करता है। सेक्शन 18 में यह कहा गया कि ये 3 जगह लागू नहीं होगा। ये कहां कहां लागू नहीं होगा, ये ध्यान से समझिए। सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 के सेक्शन 31 पर लागू नहीं होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के सेक्शन 5 क्लॉज 2 पर लागू नहीं होगा। किशोर अपराधियों या बोस्टन स्कूलों पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जाना लागू होगा, सेक्शन 1 पढ़ा, लागू नहीं होगा सेक्शन 18 और 19 में इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह हमने 3 सेक्शन को पढ़ा, सेक्शन 1 देखा, सेक्शन 18 पढ़ा, सेक्शन 19 पढ़ा। तो इस तरह हमने 3 सेक्शन को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज बताता है। सेक्शन 3, 4, 5 पढ़ेंगे। 3, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। इस एक्ट की जो पूरी जान कहा जाए तो वो कौन है? सेक्शन 3, सेक्शन 4 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कल की वीडियो आपको देखनी है या आगे की वीडियोस देखनी है तो आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा। क्लास को कैसे ज्वाइन करेंगे? आप मेरे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो यहां तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।